नमस्कार, सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। तो छत्तीसगढ़ में 14 अक्टूबर खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। इसके पहले केंद्रों पर खरीदी के श्री गणेश की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। अधिकारियों ने केंद्रों में खरीदी की तैयारियों का जायजा लिया है। रायपुर में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। बैठक में बताया कि राज्य में 2739 धान खरीदी केंद्रों से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने जिले के कई धान केंद्रों में तैयारियों को देखा। रायगढ़ जिले में राइस मिलर्स के प्रबंधकों की प्रशासन के साथ बैठक हुई। लोरमी के मुंगेली में भी कलेक्टर ने जिला एवं समिति स्तर के नोडल अधिकारियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। राजनांदगांव जिले के 96 और धमतरी जिले के 100 उपार्जन केंद्रों में सुबह 8 बजे से धान की खरीदी शुरू होगी। कोंडागांव की खबर का रुख करेंगे। कोंडागांव जिले में एसडीएम अंकित चौहान ने केशकाल और बड़े राजपुर विकासखंड के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और इधर पखांजूर में भी 40 धान उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की तैयारी की गई। एसडीएम अंजोर सिंह पैकरा ने खरीदी की व्यवस्थाओं को देखा। तो वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गया है। दोनों पक्षों के धुआंधार प्रचार के बावजूद रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग प्रतिशत अब हुए सभी चुनाव में सबसे कम रहा। अब तक तकरीबन 50% मतदान की खबर थी, जबकि पिछली बार 2023 में यहां 60.2% वोट पड़े थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 35 साल पुरानी रवायत कायम रहती है। यह जनता बदलाव चाहती है। इसका फैसला वोटर्स ने ईवीएम के जरिए कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी या कांग्रेस के युवा नेता आकाश शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की विरासत को इन दोनों नेताओं में से कौन आगे बढ़ाएगा, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटर्स की कतार देखने को मिली, तो कहीं धीरे धीरे मतदान ने जोर पकड़ा। मतदान के दौरान दानी गर्ल्स स्कूल के पोलिंग बूथ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति भी बनी। बताया जा रहा है कि बीजेपी का गमछा पहनकर मतदान केंद्र जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, तो वहीं महापौर एजाज ढेबर के फूड पैकेट बांटने पर भाजपाइयों ने आपत्ति जताई। रायपुर दक्षिण सीट पर 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया और रायपुर के विकास की बात दोहराई। देखिए, यहाँ पर केंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव जी की सारी योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभ मिले, मोदी की गारंटी का लाभ मिले और तेजी के साथ में यहाँ पर विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। और से जीतना क्या लग रहा है? अच्छे मार्जिन से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं नतीजे अब 23 तारीख को आएंगे। सबके अपने अलग अलग आकलन रहेंगे। कोई बोलेगा कि ये हुआ, लेकिन मैं इसमें 23 तारीख को लेंगे। हम लोगों ने ये इस बात की संतुष्टि है कि कम समय मैंने चुनाव अच्छा लड़ा है, कम समय लोगों का मेरे समर्थन मिले। मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा, सबको लगता है, बाकी लेकिन जो जनता को क्या लगता है वो 23 तारीख समझ में आएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 35 साल तक बृजमोहन अग्रवाल का एक छत्र राज रहा है। इस सीट को निकालना न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि बृजमोहन अग्रवाल के लिए भी जरूरी है, ताकि अपने सियासी दबदबे और रसूख पर सवाल उठाने वालों को वो जवाब दे सकें। परिणाम किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं? परिणाम तो बहुत अच्छा आएगा। 23 नवंबर का इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस के पास इस चुनाव में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी का गढ़ भेदने का मौका जरूर है। और यही वजह है कि चुनावी कैंपेन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में जमकर जुबानी तल्खियां देखने को मिली। कभी वायरल वीडियो पर बवाल मचा, तो कभी कार्टून वॉर देखने को मिला। कभी कानून व्यवस्था पर बयानबाजी हुई, तो कभी रायपुर के विकास पर नेता आपस में भिड़ गए। बहरहाल जनता का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों के फेर में पड़कर पीड़िता 3 से 5 नवंबर यानी कि 5 दिनों तक डिजिटल रूप में अरेस्ट रही। इस बीच ठगों ने पीड़ित को डराकर उससे टुकड़ों में 58 लाख रुपए अपने खातों में
RTGS के माध्यम से डलवा लिए। 5 दिनों बाद जब महिला ने अपने बेटियों को इस बारे में बताया तो ठगी का खुलासा हुआ है और पुलिस को सूचना दी गई है। पंडरी थाने में दर्ज FIR के अनुसार महिला को 3 नवंबर को वीडियो कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। महिला से कहा गया कि उनके नाम पर 311 खाते खोले गए हैं जिनसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसलिए महिला को गिरफ्तार करने पुलिस आ रही है। ठग ने महिला को कहा कि वो वीडियो कॉल में डिजिटली अरेस्ट हो गई है और किसी से बात नहीं कर सकती। बचने के लिए उसे खातों में जमा 98% रकम जमा करनी होगी, तब गिरफ्तारी टलेगी। जिसके बाद महिला अलग अलग दिन बैंक जाकर रकम जमा कराती रही। मामले में CSP सिविल लाइन ने बताया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कॉल आने पर आरोपी की फोटो खींच लें, कॉल काट दें, इसके बाद पुलिस और परिजनों को सूचना दें। तो बोला गया कि अपने उसका जितना कुल राशि है, उसका जितना भी अमाउंट है उसके अकाउंट में, उसका कुल 96% उसको ट्रांसफ़र करना है। और जिसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है और जिसमें उसने सूचना दी, जिसमें हम लोगों ने FIR दर्ज करके इसमें उसमें जाँच कर रही है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर एक डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया, जिसमें डिजिटली ठगों ने इस बार टेलीकॉम इंजीनियर प्रमोद कुमार को अपना निशाना बनाया है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने टेलीकॉम इंजीनियर का रेस्क्यू किया। दरअसल इस बार ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर प्रमोद दुबे को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। जालसाजों ने प्रमोद कुमार पर दबाव बनाकर 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराने की मांग की थी। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले को सुलझाया। उनकी बहुत सारी प्राथमिक प्रश्न जो निजी जानकारियां हैं उन्हें निकाला गया और उसके बाद उनको एक दहशत और भय के मानसिकता में रखते हुए लगभग 6 घंटे तक अपराधियों ने उनसे गहन पूछताछ की, गहन प्रलोभन दिए और इस बात के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे कि वो 3.5 से 4 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दें। इस बीच उनके कुछ लोग भी पहुंचे और पुलिस को भी जानकारी मिली। अंततः इस घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इस घटना में आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस का दावा है कि इस तरह के मामलों को लेकर भोपाल पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले चिंताजनक हैं। तो वहीं भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 में गैस रिसाव होने से 3 मजदूर चपेट में आ गए। गैस लगने की वजह से मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया, जहां से सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। तीनों मजदूरों को सेक्टर 9 हॉस्पिटल के ICU में भर्ती किया गया है। दोनों मजदूरों की सेहत ठीक है, एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। BSP कर्मचारियों का कहना है कि BF गैस लगने की वजह से मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ थी। भिलाई से ही खबर है, दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में गाली गलौज का ये पूरा मामला है, जिसका अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान एक आरोपी को चक्कर भी आया। कोका के स्मृति नगर चौकी में पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भिलाई के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में गाली गलौज और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इधर बिलासपुर में आत्मानंद स्कूल के बच्चों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर स्कूल में दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों स्कूल के बाहर ही भिड़ गए। दोनों छात्र कक्षा 12वीं के छात्र हैं। घटना में दोनों छात्रों को चोट भी आई है। मामला शहर के सरकंडा आत्मानंद स्कूल का है। तो अगर आपको भी किसी मोबाइल एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट कर मोटी कमाई का ऑफर आया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन मास्टर चैट AI के जरिए ठगी का एक मामला बिलासपुर से सामने आया है। यहां अब तक कई लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ये अंडा भजिया की दुकान कोई आम दुकान नहीं है, क्योंकि इसी दुकान के संचालक मिर्जा बशीर बेग ने सैकड़ों लोगों को मास्टर चैट AI ऐप से जोड़ा और लाखों की ठगी को अंजाम दिया। लोगों को ऐप से जोड़ने के लिए मिर्जा बशीर ने एक वीडियो भी जारी किया था। आइए सुनते हैं उन्होंने कैसे लोगों को अपनी जाल में फंसाया। हेलो MC मेंबर, मैं मिर्जा बशीर आप सभी को ये बताना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 19 अप्रैल को MC को ज्वाइन किया था और काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद मैं और आमिर सर के मार्गदर्शन में मैंने इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। और आज मैं आपको यह बात बताना चाहूँगा कि मुझे कंपनी की तरफ से
30,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है। मैंने 300 मेंबरों को ज्वाइन करवाया, उससे अधिक मेंबर मेरे टीम में हैं अभी तक के। मास्टर चैट AI ऐप से जुड़कर 300 से ज्यादा लोग अब तक ठगी के शिकार हो चुके हैं। पीड़ितों ने बताया कि झांसा देने के लिए बशीर बेग ने एक होटल में एक इवेंट प्लान किया था, जिसमें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर लोगों को 1,000 रुपए भी बांटे गए। इसके बाद सभी ने मोटी रकम इन्वेस्ट कर दी, लेकिन कुछ दिन बाद प्रॉफिट आना ही बंद हो गया और ठग गायब हो गया। कम से कम यहाँ ये तिफरा क्षेत्र में ही 2-3 करोड़ का ठगी हुआ होगा मेरे अनुमानित, क्योंकि मेरे QMC बैलेंस में ही 13 लाख रुपए मैंने भी 10-12 लोग को दिए थे। मेरे भी जितने भी फैमिली मेंबर थे सबको दिए थे। मैं सब नुकसान में है। उस ग्रुप से पेमेंट डालकर कुछ आवक होने के नाम से हम लोगों से पेमेंट डलवाया गया उस ऐप में, और पेमेंट कुछ दिनों तक के विड्रॉल आ रहा था, बट उसने दिवाली के टाइम इस गेम को वर्जन चेंज करने के नाम पर इस ऐप को बंद कर दिया। हमारे घर को आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है, और इससे हम सरकार से चाहते हैं कि इसमें हमारी सहायता करे। ठगी के शिकार लोगों ने पुलिस को आवेदन देकर शिकायत की है। SP ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। ये जो चैट के बारे में, जो आप चैट ऐप के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसी जानकारी आई है। इसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, परंतु अभी तक शिकायत आई नहीं है। इसको हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करेंगे तो जिनके साथ ऐसी ठगी हुई है तो वो लोग आएंगे और रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन होकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मास्टर चैट AI जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के इंतजार में पुलिस इन्हें नजरअंदाज कर रही है, जिसका खामियाजा आम जन को उठाना पड़ रहा है। जितेंद्र थबाई, IBC 24, बिलासपुर। अगली खबर इंदौर से। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 18 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर हैं। 2 दिन पहले बदमाशों ने कारोबारी और बेटे पर घटना को अंजाम दे दिया था। पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया है, तो वहीं अलग अलग टीम बनाकर बदमाशों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इसमें हमारे द्वारा राशि 10,000 की घोषित की गई है, जो भी इसके बारे में सूचना प्रदान करेगा, और इसमें जो आगे की विवेचना है, जो अन्वेषण है, वो अभी हम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैकिंग की जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको आगे और पीछे दोनों तरफ लिंकेज मिले, ताकि हम किसी दिशा को पकड़ सकें। साथ ही साथ में जो फुटेजेस के आधार पर हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों में निर्मित 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भी जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इसके जरिए रेलवे स्टेशन पर लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी। 70 से 80% कम मूल्य पर लोग दवाइयां ले सकेंगे। इससे आम लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत कई उत्पादों में 1,963 दवाइयां और 293 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सकीय जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। आज हमारे रेलवे एरिया में नया केंद्र की स्थापना की गई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं और सस्ती दवा आपको समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र खोली गई है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लें। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो छत्तीसगढ़ में राजद्रोह, ब्लैकमेलिंग और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में फंसे IPS GP सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने GP सिंह के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों की FIR प्रोसीडिंग रद्द कर दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा बेंच ने GP सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया। बता दें कि बीते 1 जुलाई 2021 की सुबह ACB और EOW की टीम ने GP सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसमें 10 करोड़ की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। GP सिंह जी के मामले आज लगे थे हाईकोर्ट में क्वैशिंग के लिए, तो जो 3 FIR रजिस्टर्ड हुई उसमें हाईकोर्ट ने तीनों मामलों को क्वैश कर दिया और कोर्ट ने कहा है कि ये दुर्भावना पूर्ण तरीके से उनके खिलाफ रजिस्टर्ड की गई है उन्हें परेशान करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी राहत मिली है।
जीपी सिंह जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। खबर इंदौर से। इंदौर के एमवाई अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। विवाद के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की जांच जारी है। बता दें कि अस्पताल के शिशु रोग विभाग में बच्चे का उचित इलाज नहीं होने पर परिजन भड़क गए थे। कल रात में जो चाचा नेहरू अस्पताल है, वर्तमान में चेस्ट हॉस्पिटल जो है उसमें कार्यरत है, और अटेंडेंट और जूनियर डॉक्टर्स को लेके कुछ लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली है। एसीपी साहब आ गए थे, टीआई साहब आ गए थे और इसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं वो लोग कि क्या कारण था। कल रात संयुक्तागंज जो बच्चों का हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर और जो मरीज़ हैं उनके परिजनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से कि हाथापाई भी हुई। तो इस पर से दो डॉक्टरों के माध्यम से एफआईआर की गई है और जो दोनों ब्रदर्स हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया, दोनों को राउंड अप कर लिया गया है। तो वहीं बिलासपुर में नगरीय निकाय हड़तालियों का टेंट हटाने के बाद प्रदर्शनकारी भड़क उठे और छाता लगाकर प्रदर्शन किया। कार्रवाई का विरोध करते हुए अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। हड़ताली प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नियमित कर्मचारियों का वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से करने और 10 साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने जैसी कई प्रमुख मांगे हैं। नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले एक बार फिर से नगरीय निकाय के तमाम जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। देखिए बिलासपुर की तस्वीर है, बड़ी संख्या में तमाम जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांग है, 6 सूत्री मांग है। प्रशासन से हमारी सारी बातें हो चुकी है, वार्तालाप हो चुकी है। उन्होंने आश्वासित किया था कि हम समिति गठित करेंगे और सभी कर्मचारियों की मांग को पूरी करेंगे। उसमें अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम लोग पहले से सूचना दिए थे। उसके बाद हड़ताल में हमने सूचना देने के बाद 3 दिवसीय हड़ताल बिलासपुर में किया जा रहा है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने? सबसे पहले सर हम लोग का वेतन का है समस्या। 3 महीना 4 महीना निकलने के बाद भी हमको 1 महीने का वेतन दिया जाता है। हम लोग का प्रमुख मांग यही है कि 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से हमको वेतन का भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कुछ प्रमुख किस तरह से मांग? सेकेंड मांग हम लोग का है सर, सभी विभागों में ओल्ड पेंशन लागू हो गई है सिवाय नगरीय निकाय को छोड़ के। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को भी ओल्ड पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। बातचीत हो रही है सरकार से आपकी? कोई सरकार से 3 से 4 स्तर में बात हो चुकी है। शासन का कहना यह है कि आप लोग के मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक के लगभग 3 महीना हो गया। समिति भी बनाई गई है, समिति ने अपना रिपोर्ट क्या दिए हैं ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। हम ये मांग करते हैं कि समिति का जो भी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए और हमारे मांग पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि ट्रेजरी के माध्यम से उनका भुगतान हो, नियमितीकरण हो। इसके साथ ही 6 सूत्री उनकी मांगे हैं जिसको लेकर उनका ये आंदोलन जारी है। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ थवाई, IG24 बिलासपुर। तो वहीं जबलपुर नगर निगम प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से शुरुआती चरण में 20 से 25 बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए रूट तय कर लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों की खासियत ये होगी कि ये 75 मिनट की चार्जिंग पर लगभग 200 किलोमीटर दूरी तय करेंगी। इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने की उम्मीद है। इनका किराया मौजूदा मेट्रो बसों के बराबर ही होगा और ये लंबे समय तक स्थिर रहेगा। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना भारत सरकार ने निकाली है। इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से बस इलेक्ट्रिक बस दी जाएंगी, जिसमें जबलपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बस एयर कंडीशन बस का अनुमोदन हुआ है। इससे एक तो पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है शहर का वो सुदृढ़ होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बेटी रेखा कटारे ने अमेरिका में देश का नाम रोशन किया है। भारतीय जूडो खिलाड़ी ने रेखा कटारे ने वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतकर परचम लहराया है। बता दें कि यह प्रतियोगिता वर्ल्ड जूडो फेडरेशन की ओर से अमेरिका के लास वेगास में
4 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित की गई थी, जिसमें रायपुर की जूडो खिलाड़ी रेखा कटारे ने 49 आयु वर्ग के 63 भार वर्ग में ये पदक जीता है। रेखा कटारे की इस उपलब्धि पर उनके परिजन और शहरवासियों ने बधाई दी है। तो वहीं राजस्थान के टोंक में भारी बवाल की स्थिति मच गई। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा। पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया है। नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी भी की है। तो देखिए, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरह से थप्पड़ मारा गया। उसके बाद अब बवाल की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा और पुलिस ने नरेश मीणा को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो अब पत्थरबाजी पर उतर आए हैं। तो राजस्थान के टोंक में भारी बवाल की स्थिति देखी जा रही है और तस्वीरें भी हमने अभी कुछ देर पहले ही बताई, आपको पूरा ब्यौरा भी दिया कि क्या वहां पर हुआ था। अब देखिए, इस मामले पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।